इस आदमी की बस। इतना ही कहा था कि ऊंची और नीची जाति दोनों बराबर हैं, लेकिन ये कहने की सजा में उसका सिर काटकर बीच सड़क पर टांग दिया गया। आइए जानते हैं आज की इस मजेदार कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है ऐसे दौर से जहाँ इंसान की कीमत उसके खून और जाति से तय होती है। उस समय राजा सोजो का शासन था। ऊंची जाति के लोग पूरी ताकत के साथ राज्य करते थे और आम जनता, खासकर नीची जाति के लोग, जुल्म और हिंसा भरी जिंदगी जीने को मजबूर थे। ये अत्याचार इतना आम हो चुका था कि कोई भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग थे जो बराबरी और इंसाफ का सपना देखते थे। वो लोग छुप कर इकट्ठा हुए। वो लोग ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ कोई जाति भेद न हो। लेकिन राज दरबार ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया और राजगद्दी के लिए खतरा बताया। फिर क्या था, उन पर बेरहमी से हमला किया गया। उनके नेताओं को पकड़कर सरेआम सिर काट दिया गया ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। इस निर्दयी दुनिया में दो लड़के बड़े होते हैं। पहला है जोन योंग, जो इस कहानी का हीरो है। वो एक गुलाम है जो आजादी की तलाश में जी रहा है। दूसरा है जोंग रहो, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और एक अमीर व ऊंची जाति के अधिकारी का बेटा है। दोनों बचपन से साथ बड़े होते हैं, भले ही उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। हमारे हीरो के माता पिता सिर्फ साधारण लोग थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग हमेशा से थी। असल में हीरो एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसकी माँ को कर्ज चुकाने के लिए गुलाम के रूप में बेच दिया गया। उस समय हमारा हीरो माँ के पेट में ही था, इस वजह से उसे भी गुलाम घोषित कर दिया गया। यानी उसने दुनिया देखे बिना ही गुलामी की जिंदगी पाली। उसका पिता न्याय के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया, क्योंकि ये उस देश का पवित्र कानून था। उस कानून के मुताबिक माँ और पिता में से कोई गुलाम हो तो बच्चा अपने आप गुलाम माना जाता है। हीरो को ली जोंग रियो नाम के लड़के की गुलामी करने के लिए भेज दिया जाता है। वो लड़का रक्षा मंत्री के परिवार का बेटा था और ये परिवार जोसेन का सबसे ताकतवर योद्धा परिवार माना जाता था। उसकी हवेली दौलत से भरी हुई थी। वहाँ 100 से ज्यादा गुलाम रहते थे। पुरुष गुलामों को भारी काम दिए जाते थे, जैसे झाड़ू लगाना, रसोई का काम, घोड़ों की देखभाल करना, और महिला गुलामों को अलग अलग घरेलू सेवाओं में लगाया जाता था। रक्षा मंत्री चाहता था कि उसका बेटा जोंग रहो ऐसा सेनापति बने जिससे कभी कोई गलती न हो। इसलिए जब भी तलवारबाजी की ट्रेनिंग में छोटे मालिक से जरा सी भी चूक होती तो उसे मारने के बजाय गुलाम को मारा जाता था, क्योंकि उसके पिता उसे एक बड़ा सेना नायक बनाना चाहते थे, जिस वजह से उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं होने चाहिए। इसलिए उसकी सजा गुलामों के शरीर से वसूली जाती थी। प्रेजेंट वाला गुलाम बेहोश हो जाता है, इसलिए अब हमारे हीरो को उसकी जगह खड़ा किया जाता है। हमारे हीरो को समझ नहीं आया कि उसे सजा क्यों दी जा रही है, जबकि उसने कोई गलती की ही नहीं थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक गुलाम की आवाज की कोई कीमत नहीं थी। फिर रात को पता चलता है कि उस बेहोश होने वाले गुलाम की इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से मौत हो गई। उस रात हीरो का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। वो आंख तक नहीं बंद कर सका। छोटा मालिक पछतावे के साथ उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन हमारे हीरो ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो हवेली से भाग निकला, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां उसने जो देखा उसने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया। असल में उसके पिता को मार दिया गया था, जिससे वो और टूट जाता है। कुछ ही समय बाद मालिक के आदमी वहां पहुंचे और उसे पकड़कर वापस ले गए। उन्होंने उसके हाथ पर भागने की सजा का निशान लगा दिया, जो उसके गुलाम होने की निशानी थी। इसके बावजूद उस बगावती दिल वाले लड़के ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप अपने मालिक की तलवारबाजी की ट्रेनिंग देखता रहता था। भगवान की दी हुई काबिलियत से वो सारी चालें याद कर लेता था। कड़ी सजा से बचने के लिए वो रात में छुपकर मालिक के बेटे को तलवार चलाना सिखाने लगा। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसकी वजह से उसे एक बार भी कोड़े पड़े तो वो उसे 2 बार मारेगा। बीच में गहरी दोस्ती हो गई। जोंग रइयो तलवार में माहिर था, फिर भी अक्सर अपने दोस्त से हार जाता था। एक बार हमारे हीरो ने कहा कि जोंग रइयो की तलवार में खून की भूख नहीं है। जोंग रइयो ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब मैं अपने असली दुश्मन से भिड़ूंगा तब मेरी तलवार खुद गुस्से से भर जाएगी। जब समय आया तो जोंग रो ने सेना की परीक्षा दी और सेनापति बने, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीद के जैसा नहीं रहा। वो बार बार फेल होता रहा। ये बात उसके पिता को बहुत गुस्सा दिलाती थी। तभी हमारे हीरो ने गुप्त प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वो परीक्षा उसकी जगह खुद देगा और परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। अगर वो ऐसा कर सका तो उसे गुलाम होने से आजादी मिलनी चाहिए। उपरक्षा मंत्री शर्म और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस शर्त को मानने पर मजबूर हो गया। इसके बाद नायक ने पूरी लगन से हर कला सीखनी शुरू कर दी, अपने प्रिय दोस्त के लिए और उस नई जिंदगी के लिए जो उसका इंतजार कर रही थी। परीक्षा के दिन दोनों ने अपने हाथों पर लाल कपड़ा बांधा। यह उनकी दोस्ती का प्रतीक था और एक दूसरे के लिए जान देने की कसम भी। हमारे हीरो ने अपना वादा पूरी तरह निभाया। वो एग्जाम में सबसे ऊंचे अंकों के साथ पास हुआ। उसे राजा की ओर से एक खास तलवार मिली जिस पर नाम लिखा था ली जोंग रो, युद्ध का महान योद्धा। साथ ही उसे एक कीमती नीले रंग का लबादा भी मिला, जो केवल सबसे श्रेष्ठ योद्धा को दिया जाता था। हमारे हीरो को गर्व हुआ जब उसने वो लबादा पहना, लेकिन उसने तलवार, लबादा और सम्मान सब कुछ अपने दोस्त को सौंप दिया ताकि बदले में उसे गुलामी से मुक्त करने वाला पेपर मिल सके। लेकिन तभी उप रक्षा मंत्री ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने वादा तोड़ दिया और हमारे हीरो को मारने की योजना बना ली ताकि ये राज हमेशा के लिए दब जाए। ये जानकर जोंग रहो अपने पिता पर बहुत गुस्सा हुआ। वो बोला, एक गुलाम भी अपना वादा निभाता है तो आप क्यों नहीं निभाते?
चाहते, लेकिन उसके पिता कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। फिर जोंग रहो हमारे हीरो से मिलने गया। हमारा हीरो गुस्से में था और आजादी के कागज मांग रहा था, लेकिन जोंग रियो ने उसे सब बता दिया कि कैसे उसके पिता उसे मारना चाहते हैं। हमारे हीरो ने बस इतना ही पूछा, क्या मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूँ? ये सुनकर जोंग रहो को बहुत पछतावा हुआ। उसने राजा की दी हुई तलवार हमारे हीरो को लौटा दी और उसे भागने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हमारे हीरो की आजादी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसे गुलामों का शिकार करने वाले लोगों ने पकड़ लिया। जब वो फिर से उप रक्षा मंत्री के सामने आया तो उसने जोंग रहो की परीक्षा में धोखाधड़ी की सच्चाई सबके सामने रख दी। ये सुनकर उप रक्षा मंत्री गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसका बेटा बीच में आ गया और हमारे हीरो की जान बख्श देने की गुजारिश करने लगा। लेकिन हमारा हीरो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसने ललकारते हुए कहा, मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जोंग रियो को गहरा पछतावा था, लेकिन वो सबके सामने एक गुलाम की धमकी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यहीं से उन दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़ी जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली थी। जोंग रियो ने हमारे हीरो के हाथ से लाल कपड़ा खींचकर निकाल दिया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। उसी समय देश की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। जापानी सेना ने जोरदार हमला कर दिया। डरपोक राजा ने महल और जनता को छोड़कर उत्तर की ओर भागने का फैसला कर लिया। जोंग रहो राजा का करीबी अधिकारी था, इसलिए उसे भी राजा की रक्षा में साथ जाना पड़ा। महत्वपूर्ण मिशन की जानकारी मिलने के बाद जोंग रियो ने अपनी माँ और पत्नी को बताया कि वो उसके पिता के राज्य कार्य से लौटने का इंतजार करें और फिर साथ में किसी और शहर चले जाएं। महल से निकलने से पहले जोंग रहो एक बात नहीं भूला। उसने हमारे हीरो की हथकड़ियां खोल दी। उसे उम्मीद थी कि युद्ध के इस अराजक समय में उसका दोस्त जिंदा बच जाएगा और उसे सच्ची आजादी मिल जाएगी। दुर्भाग्य से उनके पास अलविदा कहने का भी मौका नहीं था, क्योंकि वो अब भी बेहोश था। उसी रात जब युद्ध की खबर हर तरफ फैल गई, तब सालों से दबाए गए गुलामों ने एक साथ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने मालिकों को निर्दयता से मार डाला और गुलामी से जुड़े सभी दस्तावेज जला दिए। उन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया। आग की गर्मी और धुएं की तेज बदबू से हमारे हीरो को होश आने लगा। कैद से बाहर निकलते ही उसने चारों तरफ तबाही का मंजर देखा। वहां उप रक्षा मंत्री का बेजान शरीर था, जिसे फांसी पर लटकाया गया था। उसके सीने में राजा की दी हुई तलवार गड़ी हुई थी, जिस पर जोंग रियो का नाम लिखा था। लेकिन यह काम गुलामों का था। हमारे हीरो ने जीवित बचे लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ नीले रंग का लबादा मिला। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और सामने जोंग रियो की पत्नी और जोंग रियो का नन्हा बच्चा अब भी जिंदा था। लेकिन उसकी पत्नी डर के मारे हमारे हीरो को अपने पास आने नहीं देती थी। उसने उसके हाथ में खूनी हथियार देखा और भी डर गई। वो गुलामों से नफरत करती थी। हमारा हीरो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसे गालियां देने लगी। उसने कहा, तू एक जानवर है, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छू। ये कहकर वो आग के बीच फंस गई और भयानक दर्द के साथ वहीं मर गई। उसी समय परिवार के वफादार सैनिक महल पहुंचे। उन्होंने देखा कि हमारा हीरो वहां से भाग रहा है। उन्होंने गलत समझ लिया कि उसने ही सब कुछ तबाह किया है और जोंग रियो के पूरे परिवार को मार डाला है। वो सैनिक तुरंत निकल पड़ा और ये खबर जोंग रियो तक पहुंचा दी। इस गलत फहमी ने 10 साल पुरानी दोस्ती को पूरी तरह तोड़ दिया। दुख और गुस्से ने जोंग रियो को एक निर्दयी योद्धा बना दिया। अब वो अपना काम बहुत सख्ती और क्रूरता से करने लगा। इसी वजह से राजा सोजो को उस पर और ज्यादा भरोसा हो गया। दूसरी ओर हमारा हीरो राजमहल के सामने पहुंचा। वहां आम लोग पूरी तरह निराश हो चुके थे। उन्होंने गुस्से में आकर महल को आग लगा दी। वो उस राजा से नफरत करते थे जो युद्ध के समय उन्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। कुछ विद्वानों ने हमारे हीरो को नीला लबादा पहने देखा। उन्होंने समझा कि वो कोई ऊंचा अधिकारी है, इसलिए उन्होंने हमारे हीरो से विनती की कि वो लोगों की सेना का नेतृत्व करे और हमलावरों के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करे। हमारे हीरो ने चुपचाप ये जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना आसान नहीं था। कोई भी अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं था। इसलिए हमारे हीरो ने एक घोषणा की कि जो आम लोग लड़ाई जीतने में मदद करेंगे उन्हें सरकारी पद दिए जाएंगे और गुलामों को आजादी मिलेगी। ये सुनते ही ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में शामिल होने लगे। हमारा हीरो हथियारों की तलाश में महल के भंडार तक गया ताकि दुश्मन से मुकाबले की तैयारी हो सके। जब जापानी सेना राजधानी के पास पहुंची तो हमें गेनशन नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो मास्क पहने हुए था। वही सेना का कमांडर था। वो जोसेन पर अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी सेना को सब कुछ तबाह करने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान एक पकड़ी गई जापानी औरत गेनशन को श्राप देती है। वो कहती है, देख लेना कमीने, तेरी ही तलवार तेरी गर्दन के आर पार जाएगी। गेनशन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। इसके बाद वो उसके साथ वही करता है जो उसने कहा था कि उसके साथ होगा, ताकि अपनी क्रूरता दिखा सके। उधर दूसरी तरफ आम लोग भयानक मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि राजा सोजो का काफिला उनका खाना छीन लेता है। अब लोगों का राजा से भरोसा टूट जाता है। वो गुस्से में पत्थर फेंकते हैं और राजा को गालियां देते हैं। राजा की रक्षा कर रहे सैनिक विरोध करने वालों को जबरदस्ती दबाते हैं। फिर राजा को नाव पर चढ़ाकर नदी पार कराई जाती है। जो आम लोग साथ जाने की गुहार लगाते हैं उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। इस घटना से बच निकलने के बाद राजा सोजो आदेश देता है कि घाटी को जला
हिला दिया जाए और आसपास के घरों को जला दिया जाए ताकि कोई पीछा न कर सके, क्योंकि वो राजा के नाम पर एक बहुत बड़ा फटू है। खैर, इधर जब हमारा हीरो कुछ सैनिक और हथियार इकट्ठा कर लेता है तो वो युद्ध की रणनीति बनाता है। वो बहादुरी से लड़ाकों का नेतृत्व करते हुए दुश्मन सेना पर हमला करता है। हालांकि उसकी तरफ सिर्फ धनुष और साधारण हथियार होते हैं, जबकि जापानी सेना बंदूकों से हमला करती है। लेकिन हमारा हीरो एक महान योद्धा की तरह ऊंचाई से कूदकर चारों तरफ से घिरे दुश्मन को बेरहमी से काटना शुरू कर देता है। वो अकेले 10-20 को लपेट लेता है। ये देखकर गेंशन की फट जाती है, इसलिए वो हमारे हीरो को जिंदा पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। वो घुड़सवार सैनिकों को आगे भेजता है, लेकिन हमारा हीरो उन्हें भी काट डालता है। ये देखकर गेंशन की ओर भी फट जाती है, लेकिन इतने में ही हमारा हीरो हर खतरे को पार करते हुए सीधे सेनापति के पास पहुंच जाता है। सेनापति उससे उसका पद और नाम पूछता है। हमारा हीरो निडर होकर जवाब देता है, राजा के हिसाब से मेरा पद कुत्ता है और मेरा नाम हैवान है। इतना कहकर वो हमला कर देता है। इसी दौरान गेंशन उसकी तलवारों पर खुदा हुआ नाम देख लेता है। फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन हमारे हीरो से एक गलती हो जाती है और उसकी तलवार हाथ से छूट जाती है। वो तुरंत उसे फिर से पकड़ लेता है। उसी छलांग में वो दुश्मन का हेलमेट भी तोड़ देता है, लेकिन उसका शरीर चट्टान से फिसलकर नीचे नदी में गिर जाता है। गेंशन बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी किसी दुश्मन को जिंदा बचने नहीं दिया था। अब 7 साल बीत जाते हैं, युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन पीछे सिर्फ तबाही और खंडहर रह जाते हैं। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उन्हें मृत शरीरों तक को भूख मिटाने के लिए खाना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए लोग एक दूसरे का सहारा लेने लगे, लेकिन राजा सोजो को जनता के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ अपने महल को दोबारा बनवाना चाहता था। जोंग रियो लगातार राजा की सेवा करता रहा और उसका पद भी ऊंचा होता गया, लेकिन हमारे हीरो के प्रति उसकी नफरत अब भी खत्म नहीं हुई थी। राजा ने एक बार जोंग रियो से कहा था, नीच लोगों की ज्यादा तारीफ मत करना। जैसे ही उन्हें लगे कि वो खास बन गए हैं, वो बेलगाम हो जाते हैं। यह सुनकर जोंग रियो को अतीत याद आ गया। उसकी पत्नी ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि हमारे हीरो के ज्यादा करीब न जाए। तब जोंग रियो ने विरोध किया था और कहा था, जब इंसान कुत्ते से दोस्ती कर सकता है तो किसी दास से दोस्ती क्यों नहीं। लेकिन कहानी से पता चलता है कि हीरो ने उन दोनों की यह बातचीत सुन ली थी। उसने जोंग रियो की पत्नी के शब्द भी सुने, जो नफरत से भरे हुए थे। वो औरत अपने पति से कहती है, कुत्ते पालने के लिए होते हैं और दास काम करने के लिए। उस समय जोंग रियो इस सोच से सहमत नहीं था, लेकिन अब उसे अफसोस और गुस्सा था कि उसने कभी हमारे हीरो जैसे नीच इंसान पर भरोसा किया और उसे दोस्त माना। अब कहानी हमारे हीरो की ओर मुड़ती है। वो धर्म की रक्षा करने वाली सेना में शामिल हो चुका था। इस सेना में हर वर्ग के लोग थे, उच्च अधिकारी, विद्वान, आम लोग और दास। सब मिलकर एक सेना बने थे जो दुश्मनों से लड़ने और देश की रक्षा करने के लिए खड़ी हुई थी। जब युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया तो अब वो सब एक दूसरे से अलग होने की तैयारी करने लगे। सब लोग अपने इलाकों में वापस बसने की तैयारी कर रहे थे। तभी वॉक पर निकले सैनिकों को कुछ जापानी सैनिक दिखाई दिए जो अब भी बचे हुए थे और स्थानीय लोगों का भेष बनाकर उनके कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे हीरो और उसके साथियों ने तुरंत योजना बनाई और ज्यादा संख्या में लोगों के साथ उन पर अचानक हमला कर दिया। इस वजह से दुश्मनों को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। उसी दौरान जापानी सेनापति गेंशन भी सामने आ गया। वो हमारे हीरो को अब भी पहचानता था। बिना देर किए उसने तलवार से मुकाबला करने की चुनौती दी ताकि अपनी ताकत और स्किल दिखा सके, लेकिन इस बार हमारे हीरो ने ही उसके चेहरे पर गहरा निशान बना दिया। लड़ाई जारी ही थी कि बम थंग नाम की एक बहादुर योद्धा महिला बीच में आ गई। उसने फंदों और जाल की मदद से जापानी सेनापति को पकड़ लिया। ये सब बुजुर्ग नेताओं के आदेश पर किया गया था ताकि गेंशन को जिंदा पकड़कर अपने समूह की बहादुरी का सबूत बनाया जा सके, क्योंकि गेंशन वही योद्धा था जिसे नाक काटने वाला दानव कहा जाता था। वो लोगों में डर फैलाने के लिए दुश्मनों की नाक काट दिया करता था। हमारे हीरो और उसके साथियों को जापानी सैनिकों द्वारा लूटी गई कई कीमती चीजें भी मिली। एक बुजुर्ग अधिकारी चाहता था कि ये सारी चीजें राजा को लौटा दी जाए ताकि बदले में सामान्य लोगों को सैनिक पद मिल सके और दासों को आजादी दिलाई जा सके। लेकिन बमथंग को सरकार और राज दरबार पर भरोसा नहीं था। वो चाहती थी कि इन खजानों को भोजन के बदले इस्तेमाल किया जाए ताकि गरीब और भूखे लोगों की मदद हो सके। उसने यह भी सुझाव दिया कि सब मिलकर एक नई जगह बसें और एक नया गांव बनाया जाए। जब सभी की राय अलग अलग हो गई तो समूह 2 हिस्सों में बंट गया। जो लोग बमथंग के विचारों से सहमत थे वो अलग हो गए और आगे बढ़कर उन शहरों पर हमला करने निकल पड़े जहां के रूलर्स और गद्दार अफसर युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों की मदद कर रहे थे। उन सभी को कुत्ते की मौत मार डाला गया। वहीं हमारे हीरो ने बूढ़े दरबारी अफसरों के साथ जाने का फैसला किया ताकि पकड़े गए जापानी सेनापति को राजा के सामने पेश किया जा सके। जब यह काफिला शहर से गुजरा तो लोग उमड़ पड़े। गुस्से में भीड़ ने कैद किए गए जापानी सैनिकों पर हमला किया। कुछ लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और धर्म रक्षक सेना की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। इसी समय जोंग रियो राजा सोजो के दरबार में मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ी, पुरानी नफरत फिर भड़क उठी।
उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और धर्म रक्षक सेना को खतरा बताने लगा क्योंकि जनता उनकी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने ये भी बताया कि कुछ शहरों के शासक मारे गए हैं जिनके पीछे इसी सेना के लोग हैं। राजा ने आदेश दिया कि बूढ़ा दरबारी अकेले दरबार में आए। बाकी सबको यह कहकर ले जाया गया कि उनके लिए स्वागत समारोह रखा गया है, लेकिन वो सब एक जाल था। सभी को गद्दार घोषित कर दिया गया और विद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। बूढ़े दरबारी को भी मौत के घाट उतार दिया गया और गला काट कर सड़क पर लटका दिया गया। हमारे हीरो और उसके साथी घेर लिए गए और उन पर भी हमला कर दिया गया, लेकिन हमारा हीरो किसी तरह बच निकला। भागते हुए उसने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। बुजुर्गों और उसके साथियों को बिना इज्जत के फांसी पर लटका दिया गया था। जोंग रियो, जो अब राजा का करीबी अधिकारी बन चुका था, बगावतियों के कटे सिर देखने आया, लेकिन उसे अपने पुराने दोस्त का सिर नहीं मिला। उसी पल हमारा हीरो दूर से उसे देख रहा था, दिल में भयानक नफरत और बदले की आग लिए। इसके बाद हमारा हीरो उस जगह लौटता है जहां वो बड़ा हुआ था और वहीं से अपने बदले की शुरुआत करता है। उसने हवेली में तैनात सैनिकों को एक एक करके मार डाला। कुछ ही देर में वो जोंग रियो के सामने पहुंच गया। उसने सीधे आरोप लगाया कि राजा ने धोखा दिया है और धरती की रक्षा करने वाली सेना को झूठे इल्जाम में फंसाया है। जोंग रियो से उसने कहा, तू तो उस कुत्ते जैसा है जो अपने मालिक को ही काट ले। इसके बाद दोनों तलवार लेकर भिड़ गए। जोंग रियो ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उसने कभी एक गुलाम को दोस्त माना। हमारे हीरो ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कभी तुझसे दोस्ती की ही नहीं थी। तभी हमारे हीरो को एक मौका मिला। उसने जोंग रियो के हाथ के बीच तलवार घोंप दी, ठीक वैसे ही जैसे कभी जोंग रियो ने उसके साथ किया था। तभी राजा के सैनिक जोंग रियो को बचाने आ गए, लेकिन हमारे हीरो ने उन्हें बेरहमी से मार गिराया। वो जोंग रियो को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जाते जाते उसने कहा, जब तुमने मुझे गद्दार कहा है तो अब मैं वैसा ही बनूंगा। फिर हमारे हीरो ने अपने मारे गए साथियों के सिर इकट्ठा किए, दोस्ती की निशानी लाल कपड़े को फाड़ दिया और फिर अपने पुराने साथियों के पास लौट गया। सबने मिलकर उन दोस्तों के लिए अंतिम संस्कार किया जिन्हें धोखे से मारा गया था। फिर हमारे हीरो ने ऐलान किया कि अब वह और जुल्म सहन नहीं करेगा। अब वो सेना इकट्ठा करेगा और राजा के खिलाफ बगावत करेगा, जिसने देश और जनता दोनों के साथ गद्दारी की है। यहीं से धरती को हिला देने वाली बगावत की शुरुआत होती है। उधर राज दरबार में लोगों की शिकायतें बढ़ने लगीं। जनता गुस्से में थी क्योंकि देश के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं को गद्दार कहा जा रहा था। चारों तरफ अफवाह फैल चुकी थी कि अब पूरे देश में बगावत होने वाली है। राजा सोजो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जोंग रियो ने हमारे हीरो के ग्रुप के सभी को मार डालने का सुझाव दिया। जोंग रियो समझ चुका था कि राजा को महल दोबारा बनवाने के लिए बहुत धन चाहिए, इसीलिए उसने एक नई चाल चली। उसने कहा कि जापानी सैनिकों को मारने के बजाय उन्हें छोड़ दिया जाए। वो सैनिक शाही सेना के साथ मिलकर चोरी किए गए खजाने के ठिकाने तक रास्ता दिखाएंगे। साथ ही उन्हें आदेश दिया जाएगा कि वो बगावत करने वाली सेना को पूरी तरह खत्म कर दें। कई दरबारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जापानी सैनिकों को सीधे मौत की सजा दी जाए, न कि उन्हें अपने ही देश के लोगों को मारने भेजा जाए। लेकिन राजा पहले ही फैसला कर चुका था। उसे अब भी याद था कि कैसे जनता ने उस पर पत्थर फेंके थे और महल जला दिया था। राजा ने एक नई सेना बनाई। उसने उन जापानी सैनिकों को इकट्ठा किया जो उसके आगे झुक चुके थे। राजा ने गेंशन को नया नाम दिया किम जोंग। अब वो चोसोन सैनिक बन चुका था और उसे सेना का सेनापति बनाया गया। साथ ही जोंग रियो को एक खास दस्ते का नेता बनाया गया। उसका काम था सीधे जाकर बागियों का सफाया करना। उधर हमारे हीरो की सेना ने वो सारा खजाना ढूंढ निकाला जो जापानी सैनिकों ने छिपा कर रखा था। लेकिन यहाँ भी मतभेद शुरू हो गया। ज्यादातर लोग चाहते थे कि खजाने को बांट लिया जाए और सब अपने अपने रास्ते चले जाएं। सिर्फ हमारा हीरो और बोमथंग अब भी डटे हुए थे। वो चाहते थे कि इस धन को युद्ध की तैयारी में लगाया जाए और ऊंचे वर्ग के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाए। लेकिन बाकी सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे। बाकी लोग अब अमीरों की जिंदगी जीना चाहते थे। इसी लालच में उन्होंने हमारे हीरो और बोमथंग के लिए चुपचाप जाल बिछाया और दोनों को पेड़ से बांध दिया। हमारे हीरो ने उन्हें समझाने की कोशिश की, अगर बुरे लोग सत्ता में आ गए तो वो हमें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। पहले हमारी जान बचाने की बात करेंगे और फिर हमें ही खत्म कर देंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो सारा खजाना लेकर अलग हो गए और चले गए। कुछ ही देर बाद जैसा हमारे हीरो ने कहा था वैसा ही हुआ। जोंग रियो की सेना ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जब जोंग रियो को हमारे हीरो की लाश नहीं मिली तो उसने संदेश छोड़ा, मैं तुम्हारा सिर काटकर सड़क पर टांग दूंगा। एक नौजवान जो किसी तरह बच गया था वो वापस आया और हमारे हीरो और बोमथंग को आजाद किया। अब सबको समझ आ गया था कि अगर वो लड़ेंगे नहीं और जीतेंगे नहीं तो उन्हें कभी शांत जिंदगी नहीं मिलेगी। जोंग रियो खजाने के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वो सब धन नाव में भरवाकर महल भेजने की तैयारी कर रहा था। ऊपर पहाड़ी से बोमथंग और वो नौजवान सब कुछ देख रहे थे। वो बदला लेना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा कि जोंग रियो जापानी सैनिकों के साथ धोखा कर देता है। जोंग रियो ने आदेश दिया कि उन्हें मार दिया जाए ताकि उनके पापों का हिसाब बराबर हो जाए। शाही सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गोली
गोली चलाई, बंदूकें उन्हीं के हाथों में फट गईं। ये देखकर जापानी सैनिक हंसने लगे। गेंशन ने बताया कि उन्होंने बंदूक का मुंह पहले ही बंद कर दिया था। एक बार फिर दो देशों की भयानक लड़ाई शुरू हो गई। गेंशन ने अपना खास कवच पहना। वो जोंग रियो की तलवारबाजी देखता है और उसे नीले कपड़े वाले उस योद्धा की याद आती है, यानी हमारे हीरो की। वो कहता है तुम्हारी चालें उससे बहुत मिलती जुलती हैं। फिर वो सवाल करता है उस नीले कपड़े वाले की तलवार पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? जोंग रियो कहता है मैंने ही वो तलवार उसे दी थी। ये सुनकर गेंशन चुप हो जाता है। वो चाहता था कि जोंग रियो को मारे नहीं बल्कि जिंदा पकड़ ले, ताकि उसे राजा सोजो से सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जोंग रियो मरने के लिए भी तैयार था। उसने बिना रुके तलवार से हमला किया और सामने वाले का हेलमेट ऑफ कवच तोड़ दिया ताकि उसका अपमान हो सके। उसी पल हमारा हीरो भी सामने आ गया। वो बहादुरी से जंग के मैदान में उतरा और चिल्लाकर बोला मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। तीनों सबसे ताकतवर योद्धा आमने सामने थे। तीनों में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जोंग रियो का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया कि हमारे हीरो ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और अब वो भी उसे आग में फेंक देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके परिवार के साथ हुआ था। ये शब्द सुनते ही हमारा हीरो समझ गया कि उसका दोस्त सब कुछ गलत समझ बैठा है। हैरानी में हमारे हीरो से चूक हो गई और तलवार उसके हाथ में घुस गई। दर्द से कराहते हुए हमारे हीरो ने पूछा क्या तू अब तक यही मानता आया है कि मैंने ही तुम्हारे परिवार को मारा है? मैंने तेरी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तेरी पत्नी अपने बेटे को गोद में लेकर खुद आग में कूद गई। जोंग रियो इस बात को नहीं मानता था, लेकिन जोंग रियो ने अपने दोस्त की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर जोंग रियो का दिल हिल गया। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी गेंशन बीच में आ गया, जबकि जोंग रियो ये सब जानकर कुछ पल के लिए सदमे में चला गया। अब हमारे हीरो को अकेले ही गेंशन से लड़ना पड़ा। लड़ाई के दौरान हमारे हीरो से एक गलती हो गई और गेंशन ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। जैसे ही जोंग रियो को होश आया, वो तुरंत अपने दोस्त को बचाने दौड़ा। उसने गेंशन को अच्छी टक्कर दी, लेकिन वो उसकी ताकत झेल नहीं सका। हमारे हीरो ने देखा कि उसका दोस्त जमीन पर गिर रहा है। जोंग रियो के हाथ से तलवार छूट गई। अब हमारा हीरो जान की परवाह किए बिना दुश्मन पर टूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने गुस्से में जापानी योद्धा गेंशन के दोनों हाथ काट दिए। आखिरकार उसने गेंशन को मार डाला, बिल्कुल उस भविष्यवाणी के अनुसार जैसा उस औरत ने कहा था। वो अपनी ही तलवार से मारा गया। हमारा हीरो तुरंत मरते हुए जोंग रियो के पास गया। उसने माफी मांगी और दर्द भरी आवाज में पूछा क्या मैं अब भी तेरा दोस्त हूँ? हमारे हीरो ने भरी आंखों से हाँ कहा। इसके बाद राजा सोजो को जोंग रियो और जापानी सैनिकों की कोई खबर नहीं मिली। कुछ समय बाद महल में कुछ रहस्यमय संदूक पहुंचे जो शाही झंडे वाले जहाज से आए थे। राजा को लगा कि उसमें सोना या रत्न होंगे, लेकिन नीचे छिपी चीज देखकर राजा डर से कांप उठा। वहां कटी हुई नाकें थीं। यह विद्रोहियों का संदेश था, शाही अत्याचारों का जवाब। दूसरी ओर हमारा हीरो और बोमथंग अपने जैसा सोच रखने वाले लोगों के साथ एक नई दुनिया बना रहे थे। एक ऐसी जगह जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई मालिक या गुलाम नहीं था। उन्होंने एक नया गांव बसाया। हमारे हीरो ने उसका नाम रखा बोमथंग, जिसका मतलब था ऐसी धरती जहां सब एक समान हो। यहीं फिल्म अपराइजिंग खत्म होती है।